हेलो, नमस्कार दोस्तों। अपन ने जो जूलॉजी के पीछे की क्लास थी उसमें संघ एकाइनोडर्मेटा के बारे में अध्ययन किया था। संघ एकाइनोडर्मेटा से पहले संघ मोलस्का, ऑर्थोपोडा यानी कि लगभग अपन ने 10 संघों का अध्ययन किया। और आपके एकाइनोडर्मेटा संघ के साथ ही आपकी संघों की जो अंतिम क्लास हो गई थी, उसके बाद में आज अपन देखेंगे जो जीवों का उद्विकास हुआ था, यानी जीव डेवलप हुए थे, विकसित हुए थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उद्विकासीय अवधारणाओं का इतिहास, यानी आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो है उद्विकासीय अवधारणाओं का इतिहास। यानी कि जो जीव पृथ्वी पर आए, उन जीवों का कैसे विकास हुआ, उस विकास के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे इस क्लास के अंदर कि जो जीवों का डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ। हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन थॉट, यानी आपके उद्विकास की जो अवधारणा है, कौन कौन सी अवधारणा है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करें जीवों की, तो जीवों का जो विकास है वो सरलतम जीवों की संरचना से जटिल जीवों की संरचना बनी है। यानी कि मैं यहाँ पे कहूँ कि अपना जो विकास है वो अति सूक्ष्म जीवों से बड़े जीवों की ओर हुआ है, और जीवों के अंदर एक समझदार प्रजाति भी उत्पन्न हुई जिसे अपन मानव कहकर बुलाती। ये सब सर्कुलेशन धीरे धीरे हुआ, यानी धीरे धीरे पहले जो सूक्ष्म जीव थे उनके अंदर कार्बनिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, इससे पहले एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी पर कोई जीव नहीं था। फिर धीरे धीरे भूगर्भ के अंदर रासायनिक क्रियाओं के होने से इन जीवों का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं वो अपने अलग अलग मत प्रकट करते हैं। कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि जीवों का जो विकास है वो सूक्ष्म जीवों से हुआ है। कुछ बोलते हैं कि जो जीवों का विकास है वो रासायनिक पदार्थों से हुआ है। इस तरह से अपने अपने अलग अलग मत हैं। मैं मोटे तौर पे बात करूं, यहाँ पे आज अपन बात करेंगे उद्विकासीय अवधारणाओं की। तो ये आपके उद्विकासीय अवधारणाएं, ये उद्विकासीय अवधारणाएं, इन अवधारणाओं में मोटे तौर पे 4 भागों में विभाजित किया गया है। आपके मोटे तौर पे कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। 4 भागों में सबसे पहला जो आपका है विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। यहाँ पे 4 सिद्धांत दिए हुए हैं। एक आपके है विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद में है यूनानी दार्शनिकों का सिद्धांत। फिर आगे आपके आता है मध्यकालीन दार्शनिकों का सिद्धांत, और मध्यकालीन के बाद जो आधुनिक लेटेस्ट टाइम का जो सिद्धांत है तो उसे कहते हैं आधुनिक सिद्धांत। इन 4 सिद्धांतों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आपके उद्विकासीय अवधारणाओं को मैं यहाँ 4 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। पहला आपका है सृष्टि, विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। कौन सा? विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। एक नंबर हो गया विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। उसके बाद में दूसरे नंबर पे बात करूं तो आपके आता है यूनानी दार्शनिकों का सिद्धांत। यानी यूनान के कुछ दार्शनिक थे, उन दार्शनिकों ने अपने अलग अलग मत प्रकट किए। तो यूनान साइड के जो लोग थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो मत प्रकट किए वो यूनानी दार्शनिकों के सिद्धांत कहलाए। तो यूनानी दार्शनिकों
के सिद्धांत या यूनानी दार्शनिकों का सिद्धांत। ठीक है, फिर यूनानी दार्शनिकों के बाद मध्यकालीन युग आया। कौन सा युग आया? मध्यकालीन युग आया। तो मध्यकाल में जो रिसर्च हुए, जिन पे बात हुई, उन्हें मध्यकालीन सिद्धांतों के अंतर्गत रखा गया। तो फिर आपके आ जाएगा मध्यकालीन सिद्धांत, मध्यकालीन सिद्धांत। और मध्यकालीन के बाद में लास्ट जो आपका आधुनिक सिद्धांत कहलाता है, वर्तमान में जो नए नए रिसर्च हुए, वो आपके कहलाएगा आधुनिक सिद्धांत। अब मैं यहाँ पे कालक्रम के अनुसार बात करूं कि जो आपका सेशन रहा, काल रहा, वो अलग अलग है। सबसे पहले आपके सृष्टि विकास का सिद्धांत है। तो ये 1548 से लेके 1617 तक, लगभग मैं बात करूं 1500 और 1600 के बीच की बात रही है। ठीक है, 1548 से लेके 1617 तक। तो ये तो आपके हो जाएगा 1548 से लेके 1617 के आसपास जो रिसर्च हुए थे, उनको इस सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। फिर इसमें कुछ यूनानी दार्शनिक हैं। तो यूनानी दार्शनिकों ने तो इससे पहले भी मत दिया था, लेकिन कैरोलस लीनियस का जो समय था वो इसके लिए महत्वपूर्ण रहा। तो कैरोलस लीनियस का जो समय था, उस समय का इन्होंने लगभग 1707-8 से 1717 तक, ठीक है, यानी 1778 तक, सॉरी 1707-8 से 1778 तक, इस समय में जो आपका युग रहा वो ये यूनानी दार्शनिकों का सिद्धांत रहा। फिर मध्यकाल की बात करें तो वैसे तो मध्यकाल के सिद्धांत 1500 से ही शुरू हो जाते हैं। कब से? 1500 से ही। लेकिन इसमें कुछ 1700 के बाद के जो सिद्धांत है वो भी सम्मिलित हैं और 1700 से पहले के भी हैं। और आधुनिक काल की बात करूं तो ये जो वर्तमान के सिद्धांत आएंगे वो इस आधुनिक काल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अपना सबसे पहला जो विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत है। ठीक है, कौन सा? विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। सबसे पहला आपके विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भगवान पे मतलब अपना विश्वास जताया। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो जीवधारियों की रचना है वो किसी देवीय शक्ति द्वारा हुई। ठीक है, इन्होंने बताया कि जीवधारियों की रचना में देवीय शक्ति का हाथ है। अर्थात इस काल के या इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जो ये जीवधारियों की रचना है ये किसी देवीय शक्ति के कारण हुई है, यानी कि इसको भगवान ने निर्मित किया है। किस तरह से निर्मित किया है उसके बारे में अपन कुछ बता नहीं सकते हैं। ठीक है, समस्त सृष्टि का निर्माता किसे माना गया? ईश्वर को माना गया कि ये जो जीव हैं, प्राणी हैं, ये सब ईश्वर की देन है और इसका जो कर्ता धर्ता है वो ईश्वर ही है। ठीक है, तो यहाँ के जो जीव के बारे में इन वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से बताया वो यही बताया कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, समस्त जीवधारियों का जो निर्माण करता है, पालन करता है, ठीक है, वो ईश्वर है। यानी इन्होंने किस पे विश्वास किया? ईश्वर पे। बताया कि जो अपना अस्तित्व है वो भगवान के कारण है। तो इस शताब्दी में विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत देने वाले लोगों ने बताया जीवधारियों की रचना में देवता का हाथ है
और उसी देवीय शक्ति के कारण अपन अस्तित्व में है। इनमें एक विशेष नाम आता है, एक पादरी थे, ठीक है, एक पादरी थे, उनका नाम था सुअरेज। क्या नाम था? स्पेन के पादरी थे। कहाँ के? स्पेन के पादरी, यानी सर्स में पूजा करने वाले को पादरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्स में पूजा करने वाले को पादरी कहा जाता है। जैसे अपने कोई गुरु होता है वैसे ये पादरी होते हैं, ठीक है। तो स्पेन के जो पादरी थे उनका नाम था सुअरेज, और मुख्य रूप से सुअरेज का ही नाम आता है। इन्होंने बताया कि अपना जो निर्माण हुआ है वो भगवान के कारण हुआ है। अपने संरचना में, जीव की जो संरचना है, निर्माण है, इसके अंदर ईश्वर का हाथ है, ठीक है। इनके बाद में फिर अपने आता है यूनानियों का सिद्धांत। कौन सा आता है? यूनानियों का सिद्धांत। तो आपके 2 नंबर पे हो जाएगा यूनानी दार्शनिकों का सिद्धांत। सृष्टि के इस सिद्धांत के बाद में यूनानी दार्शनिक थे, उनका सिद्धांत आया। यूनानी दार्शनिकों ने जो उद्विकास है इसको बताया कि जो सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ है, कि सरल से जटिल जीवों का विकास हुआ है। इस समय के जो दार्शनिक थे उन्होंने बताया कि सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ है। इसमें एक थेलेस नाम के वैज्ञानिक हुए। कौन से वैज्ञानिक हुए? थेलेस नाम के इस समय के एक वैज्ञानिक हुए। उनका नाम मुख्य रूप से आता है कि यूनानी दार्शनिकों में जो थेलेस थे उन्होंने बताया कि जो जीव जगत है वो किसी वस्तु से ही निर्मित हुआ है। क्या बताया? जीव जगत है वो किसी वस्तु से ही निर्मित हुआ है, यानी कि इनका जो विकास हुआ है वो साधारण जीवों से जटिल जीवों की ओर विकास हुआ है। क्या बताया? कि जीवों का जो विकास है किसी वस्तु या पदार्थ से हुआ है, और ये पदार्थ ही जो सूक्ष्म जीव थे और फिर जटिल जीवों के रूप में उत्पन्न। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि पौधों की उत्पत्ति पहले हुई। क्या बताया? कि पौधों की उत्पत्ति पहले हुई। पौधों की उत्पत्ति पहले हुई, ठीक है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी बताया इस समय में कि पौधों की उत्पत्ति है वो जो पहले हुई है, और उन्हीं पौधों के बाद में जीवों का विकास हुआ है। तथा कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि जीवों और पौधों का जो विकास है वो साथ साथ में हुआ है। इस समय के वैज्ञानिकों में यह भी बताया कि इसमें उत्तरजीविता का सिद्ध, उत्तरजीविता के आधार पर जीवों का निर्माण हुआ। अब उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये है कि इसमें जो शक्तिशाली जीव था, जो अपने जीवन को जीवित रखने के लिए उत्तरदायी था, वो तो जीवित रह गया, नहीं कि जीव नष्ट हो गए, ठीक है। कैसे? जैसे कोई सूक्ष्म जीव है, यदि वो अपने को बचाने में सक्षम होता है तो वो उसके लिए उत्तरजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरजीविता का योग्यतम का सिद्धांत था, ठीक है। उत्तरजीविता के योग्यतम का सिद्धांत या योग्यता का सिद्धांत, इस नाम से यह सिद्धांत प्रसिद्ध था। अर्थात जैसे कोई प्राणी है, उस पर दूसरा प्राणी अटैक करता है और वो अपना जीवन बचा लेता है, तो वो योग्यतम उत्तरजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? योग्यतम उत्तरजीवी, यानी अपना जीवन बचाने के योग्य है, और उन्हीं प्राणियों का फिर आगे विकास हुआ। यह तो है उत्तरजीविता का सिद्धांत। और ये उत्तरजीविता का सिद्धांत भी कब आया? यूनानी दार्शनिकों के समय ही आया। इसके बाद में मध्यकाल में यह भी माना जाता है कि वर्तमान के जो सभी प्राणी हैं उनका
सर्जन किसी अज्ञात सर्जनकर्ता ने किया। ठीक है, इसमें यह भी माना गया है कि वर्तमान मध्यकाल के बाद, ठीक है, मध्यकाल में यह भी माना गया, यह भी मध्यकाल में यह भी माना गया मध्यकाल में यह भी माना गया कि वर्तमान प्राणियों का सर्जन, वर्तमान प्राणियों का सर्जन वर्तमान प्राणियों का सर्जन किसी अज्ञात सर्जनकर्ता ने किया। मध्यकाल के जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने ये भी माना कि जो वर्तमान के प्राणी हैं इनका सर्जन करता कोई निश्चित नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कि इन प्राणियों का सर्जन किसने किया, यानी कि इन प्राणियों का सर्जन करने वाला सर्जनकर्ता अज्ञात है। यह भी मध्यकाल में उभर के विचार है। फिर मध्यकाल के जो प्रचलित विचार था वो कैरोलस लीनियस का था। मध्यकाल का प्रचलित विचार किसका था? कैरोलस लीनियस का था, कैरोलस का था। ठीक है, अब आपके जो कैरोलस लीनियस हुए इन्होंने ये बताया कि जो जीवों का विकास हुआ है वो एक समय की जीनस की जाति से सभी का विकास हुआ है। यानी कि इन्होंने माना प्राणियों का विकास जीनों से हुआ है। किससे हुआ है? जीनों से हुआ है। ठीक है, एक समय था, एक ही प्रकार का जीनस था। ठीक है, उस जीनस के अंदर वातावरण के प्रभाव से अलग अलग तरह के संकर जातियां उत्पन्न हुई। यानी कि ये कैरोलस लीनियस ये बताते हैं कि जो जीव है, प्राणी है, अब अलग अलग वर्ग है, अलग अलग संघ है। इन संघों में सबसे पहले एक ही प्राणी का विकास हुआ था। ठीक है, एक ही जीव था, उसका जन्म हुआ था। उसके बाद में उसमें एक जीन था। वो जीन वातावरण के संपर्क में आने के बाद में अलग अलग प्राणियों के रूप में परिवर्तित होते गया। यह किसका विचार था? कैरोलस लीनियस का था। ठीक है, इन्होंने यह भी बताया कि कुछ प्राणियों का इस क्रम में ह्रास हो गया, यानी कि वो नष्ट हो गए, और कुछ प्राणी थे वो इस वातावरण के साथ समायोजन करके आगे बढ़े और अस्तित्व में आए। इसमें कुछ संघ लुप्त भी हो गए और कुछ नए संघों का विकास भी हो गया। यह विचार किसका था? कैरोलस लीनियस का था। और मध्यकाल का जो प्रचलित विचार था यही था। क्या था? कि प्राणियों का विकास एक जीनस से हुआ है। किससे हुआ है? एक जीनस से हुआ है सभी प्राणियों का। ठीक है, वो जीनस वातावरण के साथ समायोजन करके अलग अलग संकर जातियों के रूप में उत्पन्न हुआ, और उसमें से कुछ जातियों और कुछ गणों का ह्रास भी हुआ और कुछ डेवलप या विकसित भी हुए। उसके बाद में आ जाता है आगे मध्यकालीन सिद्धांत। ठीक है, यूनानी दार्शनिकों के सिद्धांत के बाद में आगे कौन सा आ जाता है? मध्यकालीन सिद्धांत। तो ये आपका 3 नंबर हो जाएगा, मध्यकालीन सिद्धांत। मध्यकालीन सिद्धांत में अलग अलग वैज्ञानिक हुए और अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। मध्यकालीन सिद्धांत। मध्यकालीन जो आपका सिद्धांत था, मध्यकालीन सिद्धांत के अंदर प्रारंभिक या महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो फ्रांसिस बेकन का आता है। आपके फ्रांसिस बेकन ने बताया कि विभिन्न प्रजातियों से नई प्रजातियों का जो है विकास हुआ है। इनमें नाम आता है आपके फ्रांसिस बेकन का।
और फ्रांसिस बेकन ने क्या बताया कि जो विभिन्न जातियां हैं उन्हीं से नई जातियों का विकास हुआ है, और इसके अंदर वातावरण के प्रभाव को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। किसको महत्वपूर्ण माना? वातावरण के प्रभाव को। वातावरण के प्रभाव से विभिन्न जातियों का विकास हुआ। यह किसका मत था? यह आपके फ्रांसिस बेकन का मत था। और फ्रांसिस बेकन के बाद में लिबनीज नाम के एक वैज्ञानिक हुए, लिबनीज। इन्होंने बताया कि जो प्राणी हैं, सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से प्राणियों का निर्माण हुआ। किससे निर्माण हुआ? सूक्ष्म जीवों के जो संक्रमण है, उस संक्रमण से अंत्यवर्ती क्रिया के द्वारा प्राणियों का निर्माण हुआ। ठीक है। उसके बाद में आपके एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था ओकेन। क्या नाम था? ओकेन। और ओकेन ने बताया कि जो जीवों का निर्माण है वो स्मेल या गंध से हुआ है। ओकेन ने क्या बताया कि जीवों का जो निर्माण है, जीवों का निर्माण स्मेल या गंध से हुआ है। स्मेल या गंध का अर्थ यहां पे यह है कि कुछ सूक्ष्म जीव थे जो विभिन्न रासायनिक क्रियाएं करके एक गंध के रूप में परिवर्तित हुए और उसके अंदर रासायनिक क्रियाओं के द्वारा नए जीव का निर्माण हुआ। यह मत किसका था? ओकेन का था। ओकेन के बाद में आपके माउटरपिट नाम के एक वैज्ञानिक हुए। माउटरपिट। माउटरपिट ने अपना मत दिया। इन्होंने कहा कि जो वर्णवाद है, वर्णवाद के आधार पर जीवों का निर्माण हुआ। वर्णवाद यानी इसमें एक आपके सीएन का सिद्धांत आता है। ठीक है। उसी वर्णवाद के आधार पर जीवों का निर्माण हुआ। वर्णवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत को समर्थन किसने दिया? माउटरपिट ने। और माउटरपिट ने बताया कि जो जीवों का निर्माण हुआ है वो वर्णवाद के आधार पे हुआ है। ठीक है। इसके बाद में आगे आपके आता है चौथा सिद्धांत, और वो है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत की बात करें तो इसमें आपके सबसे पहले उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो सिद्धांत दिया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। आपके उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था, और यह सिद्धांत लेमार्क ने अपनी पुस्तक थी एक फिलोसॉफी जूलॉजिक, उसमें दिया। किसमें प्रकाशित किया? फिलोसॉफी में। फिलोसॉफी जूलॉजिक। फिलोसॉफी
जिग में 1809 के आसपास प्रकाशित किया था। और इस सिद्धांत में लेमार्क ने बताया कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत, जो अपने काम में आने वाली लक्षण है या अर्जित लक्षण है, उसके द्वारा जो विकास होता है उसे कहा था उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का जो खंडन किया था वो आपके कुवियर नामक एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने किया था। कुवियर पहले तो इनके समर्थक थे, फिर कुवियर ने इनके सिद्धांत का खंडन किया। ठीक है, कुवियर ने कहा कि जो जीवों का विकास है वो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के सिद्धांत से नहीं हुआ है, बल्कि परले से हुआ है। ठीक है, और परले से हुआ है ऐसे कहने के पीछे उनका कारण था जीवाश्म। क्या कारण था कि जीवों का विकास किससे हुआ है? परले के कारण हुआ है, और इनका जो प्रमाण था वो क्या था? जीवाश्म। इसके आधार पे कुवियर डार्विन के खिलाफ गए और उन्होंने डार्विनवाद का खंडन किया। ठीक है, उसके बाद में आपके बीजमैन ने जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया। इसी समय आधुनिक सिद्धांत में ही जो बीजमैन थे उन्होंने किसका सिद्धांत दिया? जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो जीवों का निर्माण है वो जर्म प्लाज्म के द्वारा हुआ। ठीक है, और बीजमैन के बाद में हीकल हुए। हीकल ने पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया। किसका दिया? पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया। हीकल ने पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया। पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब जो आपके ये उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत है, लेमार्कवाद, इसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे आपकी अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर।